नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ सहकार यूट्यूब के एक नवीनतम अंक के साथ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है और उस पर मैंने अब तक 95 वीडियो 95 वीडियो अपलोड किया है। इन वीडियो का संबंध मुख्यतः सहकारी सोसाइटी से है। कभी कभी मैंने ऐतिहासिक विषयों पर भी, समसामयिक ऐतिहासिक वीडियो पर भी कतिपय वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने इतिहास से एमए और पीएचडी किया है। आज मैं भारी मन से यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। यद्यपि 9 वर्ष पर मेरा यह पहला वीडियो है। आज की वीडियो का संदर्भ भिन्न है। दिनांक 2/1/2026 को बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के 67वीं बैच के अधिकारी श्री मणिभूषण कुमार की मृत्यु ने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वर्गीय मणिभूषण कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहने की धैर्य और शक्ति प्रदान करे। श्री मणिभूषण कुमार ने 10/2/2024 को सहकारिता विभाग बिहार सरकार में योगदान दिया था। मृत्यु के समय वे सीतामढ़ी जिला स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सीतामढ़ी के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि स्वर्गीय मणिभूषण कुमार ने जब सहकारिता विभाग में योगदान दिया था तो उस समय मैं विभाग में सचिवालय में अपर निबंधक के पद पर पदस्थापित था और योगदान देने के बाद स्वर्गीय मणिभूषण कुमार अपने अन्य साथियों के साथ, अन्य पदाधिकारियों के साथ मेरे कक्ष में आए थे और हम लोगों ने एक ग्रुप फोटो भी लिया था। यह फोटो आज भी सुरक्षित है। वैसे तो मैं दिनांक 30/6/2024 को सहकारिता विभाग से सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी मेरी भेंट एक बार मणिभूषण कुमार से हुई और यह भेंट गया जी में हुई। गया जी में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान में सहकारिता विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ स्वर्गीय मणिभूषण कुमार का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था और उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 और बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1959 पर एक व्याख्यान देने गया था। इस दौरान भी हमने एक ग्रुप फोटो लिया था और एक ग्रुप फोटो मेरे फेसबुक आईडी के रूप में आज भी सुरक्षित है। देखिए, जीवन मरण तो एक शाश्वत सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना अटल है। मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, यह तो विधि तय करता है, यह तो विधि का विधान है। छत्तीसगढ़ के लोक कवि गंगाराम सखेत ने सही ही लिखा है, चोला माटी के है राम एक्कर का भरोसा। परंतु मणिभूषण कुमार की मृत्यु ने कतिपय यक्ष प्रश्नों को जन्म दिया है जिसके उत्तर की खोजने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि यह यक्ष प्रश्न महाभारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और दार्शनिक प्रसंग है जो वर्ण पर्व में मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर न केवल स्वयं की जान बचाई थी बल्कि अपने भाइयों की प्राण की भी रक्षा की थी। स्वर्गीय मणिभूषण कुमार का अचानक चला जाना कोई एक साधारण घटना नहीं है। 32 साल का नौजवान आपके बीच से उठ जाए, जिसने
अपने करियर की शुरुआत आपके सामने की हो तो आप हतप्रभ रह जाते हैं। जीवन जीने का जो संकल्प है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन संग्राम में, जीवन की लड़ाई में आप और कमज़ोर हो गए। मणिभूषण कुमार के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे शरीर से काफ़ी स्वस्थ थे और उन्होंने सेवा के प्रशिक्षण के क्रम में कंचनजंगा की चोटी पर सफल पर्वतारोहण भी किया था। हम सभी जानते हैं कि सहकारिता विभाग बिहार सरकार में राष्ट्रपति पदाधिकारियों की बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती होती है। आजकल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो नए अधिकारी आ रहे हैं हमारे सहकारिता विभाग में, सहकारिता विभाग के हमारा दो विंग है, एक बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा और एक बिहार अंकेक्षण सेवा। तो उसमें जो आजकल अधिकारी आ रहे हैं, चुनकर जो आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश देश के लगभग प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और जिसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल भिन्न होती है। सीधी भर्ती के माध्यम से जो अधिकारी हमारे यहाँ आते हैं वे लगभग उनकी 1 वर्ष का ट्रेनिंग होता है। इस दौरान उनको विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों तथा DNS सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान और बिपार्ड आदि में शैक्षणिक ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें फील्ड ट्रेनिंग का भी कोर्स दिया जाता है। अब एक यह मौजूद प्रश्न है कि क्या जो प्रशिक्षण की वर्तमान पद्धति है वह सहकारिता विभाग के अधिकारी को इस लायक बना पाता है कि जो क्षेत्र की दुरूहता है, कार्यालय की जो दुरूहता है, उसका भी सामना कर सके। देखिए, लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हर कोई संस्थान या हर कोई विभाग अपनी इकोलॉजी में काम करता है। कोई जरूरी नहीं है कि सहकारिता विभाग की जो इकोलॉजी है वह ग्रामीण विकास विभाग की इकोलॉजी हो, और यह कोई जरूरी नहीं है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जो इकोलॉजी है वह वन एवं पर्यावरण विभाग की इकोलॉजी हो। सहकारिता विभाग बेसिकली यहाँ जनप्रतिनिधियों की भ्रमार है और इसे राजनीतिक प्रशिक्षण की प्रयोगशाला कहा जाता है। यह बात पूरे देश में भी लागू होती है और बिहार में भी लागू होती है। आज भी बिहार में कम से कम 3 पैक्स अध्यक्ष ऐसे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचित हुए हैं। तो क्या आज की प्रशिक्षण प्रणाली इस लायक है कि हमारे अधिकारियों को राजनीतिक प्रयोगशाला का सामना करने के लिए सक्षम बना सके? इस पर विचार करने की जरूरत है। देखिए, जीवन मरण तो लगा रहता है, मैंने पहले भी कहा, और यह विधि का विधान है। विधि मृत्यु की कोई ना कोई रचना कर ही देती है, कोई ना कोई बहाना दे ही देती है। लेकिन हम यह देखा जा रहा है आजकल कि जो हमारे यहाँ सीधी भर्ती के जो पदाधिकारी आते हैं उनमें से अधिकांश को सीधे जिला सहकारिता पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित कर विभिन्न जिलों में भेज दिया जाता है, अथवा जिला में अवस्थित केंद्रीय सहकारी बैंक का प्रबंध निदेशक बना दिया जाता है। आज की तारीख में जिला सहकारिता पदाधिकारी पर कार्य का अत्यधिक बोझ है। वे अपने विभाग का कार्य तो संभालते ही हैं, जिला के कार्यों को भी देखते हैं, और सहकारिता विभाग जो है आजकल सरकार की से समृद्धि के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। स्वाभाविक है, अधिकारियों पर दबाव है। लेकिन मैं 2 कार्यों की यहाँ चर्चा करूँगा जो मुझे लग रहा है कि वह काफ़ी प्रेशर वाला काम हो गया है। पहला कार्य है सहकारी समितियों का निर्वाचन। देखिए, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है तो वहाँ तो निर्वाचन होना ही है, उसको हमको कराना ही पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन में यद्यपि जिला पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है, परंतु जिला सहकारिता पदाधिकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी रूप में अधिसूचित होते हैं और सहकारी समितियों के निर्वाचन की पूरी जिम्मेवारी कमोबेश उन्हीं के कंधों पर होती है। हम सभी जानते हैं कि
सहकारी समितियों के निर्वाचन के संचालन का कार्य बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा किया जाता है। अब यह चुनाव की जो प्रक्रिया है यह सालों भर चलती रहती है। बिहार सहयोग समितियां अधिनियम 1935 की धारा 14 की उपधारा 9 में कहा गया है कि निर्वाचन की तिथि से किसी भी सहकारी समिति के प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। तो किसी न किसी का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, या किसी कारण से कोई सहकारी समिति अवक्रमित हो जाती है, या कोई न्यायिक आदेश आ जाता है, और यह सहकारिता के चुनाव की प्रक्रिया, सहकारी समिति के चुनाव की प्रक्रिया सालों भर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा का चुनाव है कि एक बार हो गया और यदा कदा कभी उपचुनाव हुआ। यहाँ थोक भाव में चुनाव सालों भर चलते रहता है और चुनाव वह जिला सहकारिता पदाधिकारी के जिम्मे रहता है। अब जो स्थिति बन गई है उसमें सहकारी समिति के चुनाव की प्रक्रिया में निबंधक कार्यालय की भूमिका गौण हो गई है। तो यह एक कार्य का अत्यधिक बोझ है, परंतु इससे भी बड़ा मकरजाल है धान अधिप्राप्ति का। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार में कम से कम एक सुविधा तो है कि वहाँ एक बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी परामर्शी के रूप में कार्यरत है, जो सहकारिता अधिनियम, नियमावली और विधियों को समझते हैं और तदनुरूप कभी कभी चीज़ों को संभालने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया है और इसकी एक नोडल एजेंसी है राज्य खाद्य निगम, वह सहकारिता परिवेश से या तो परिचित नहीं है या अपने को जानबूझकर अनजान रख रही है। उसमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव है। देखिए, धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया तो एक ध्रुव प्रक्रिया है और इस पर एक अलग से मैं कभी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं केवल इतना ही बोल देना चाहूँगा कि सारी व्यवस्था है रोटेशन पर निर्भर है। सहकारी समितियाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से सहकारी समितियाँ अर्थात पैक्स और व्यापार मंडल कैश क्रेडिट की राशि प्राप्त करती हैं। जो चयनित जिला टास्क फोर्स द्वारा चयनित होते हैं उन्हें कैश क्रेडिट की राशि मिलती है और कॉन्सेप्ट यह है कि वह कैश क्रेडिट की राशि से धान खरीदेगी और उस धान को चयनित संबद्ध मिलों के माध्यम से CMR की आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य निगम को करेगी और उसके एवज में प्राप्त राशि से अपने कैश क्रेडिट की राशि का भुगतान करेगी और पुनः नए सिरे से कैश क्रेडिट के अकाउंट में राशि प्राप्त करके खरीदारी का कार्य करेगी। तो सारा व्यवस्था रोटेशन पर निर्भर है। अब होता है कि हमारे यहाँ 1 नवंबर से राज्य के लगभग आधे जिलों में और 15 नवंबर से राज्य के शेष जिलों में अधिप्राप्ति का कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन SFC इस बार की यदि हम खासकर बात करें तो SFC ने जनवरी में जाकर CMR लेना शुरू किया है, वो भी इक्का दुक्का जिलों में 1-2 लॉट के माध्यम से। इससे यह होता है कि कैश क्रेडिट की राशि एग्जॉस्ट कर जाती है, स्टोरेज की समस्या पैक्स और व्यापार मंडल के सामने आने लगती है और किसान मुंह में असंतोष फैल जाता है, क्योंकि किसान को व्यवस्था की बारीकी की जानकारी रहती है। और कई बार होता है कि जो देखिए कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, तो हमारा भी सिस्टम है, सहकारिता विभाग का भी सिस्टम है, सहकारिता समितियों का भी सिस्टम है, उसमें भी कई विसंगतियाँ हैं, कई त्रुटियाँ हैं। तो किसानों का असंतोष मुखर हो जाता है सहकारिता विभाग के विरुद्ध। मुझे एक अच्छी तरह याद है कि जब मैं किसी जिला में DM था तो वहाँ एक जिला पदाधिकारी थे, उन्होंने जो एक धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वह धान अधिप्राप्ति के क्रम में पब्लिक डोमेन में है। इसके कारण उसकी जो भी कमियां हैं या जो भी गड़बड़ियां हैं पब्लिक डोमेन में आ जाती है, आम नागरिकों की समझ आ जाती है और उसे आम नागरिकों के असंतोष का सामना करना पड़ता है, आम किसानों के असंतोष का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बिहार राज्य खाद्य निगम है नोडल एजेंसी, वह पब्लिक डोमेन में नहीं है, वह तो बस उसके कुछ क्रय केंद्र है जिसके माध्यम से वह टैक्स से अपना CMR प्राप्त कर रही है। इसलिए उसकी जो कमियां हैं, उसकी विसंगतियां हैं, वो छिप जाती हैं। खैर, इस पर मैं अलग से विस्तृत चर्चा करूंगा और इसके बारे में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज इस वर्ष है कि धान का उत्पादन काफ़ी अधिक हुआ है और किसानों का स्वाभाविक है कि किसान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है और बाजार मूल्य है उसमें काफ़ी अंतर है, इसलिए किसानों का दबाव काफ़ी बढ़ रहा है। तो एक समस्या भी फील्ड में उत्पन्न हो रही है। देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ठीक है, पहले जब हम लोग नौकरी में आए थे तो हम लोगों ने लगभग मुझे अच्छी तरह याद है
कि 5 साल से ऊपर हम लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में कार्य किए थे। उसके बाद हमारी पोस्टिंग जिला में हुई थी। तो चूँकि मैंने पहले ही कहा कि सहकारिता का परिवेश भिन्न है। यह राजनीतिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला है। यहाँ नित्य नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों की बात सुननी पड़ती है। तो इस संदर्भ में पर्याप्त अनुभव और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। अब एक अन्य पद है प्रबंध निदेशक, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। प्राय उसमें भी देखा गया है कि जो नए प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारी हैं उनको प्रबंध निदेशक पर पदस्थापित कर दिया जाता है। और जो हमारा अधिनियम है, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 की उपधारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रबंध निदेशक होंगे वह निदेशक परिषद के समान नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करेंगे। यहाँ तक कि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 34 में भी कहा गया है कि वे कोई भी काम करेंगे, चाहे कर्मचारियों की बर्खास्तगी हो, अनुशासन का आदेश हो या कोई भी काम हो, तो प्रबंध समिति या निदेशक परिषद के नियंत्रण में ही करेंगे। तो कई बार होता है कि नए पदाधिकारी आते हैं, उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता है, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं उनकी आकांक्षा काफ़ी उचित रहती है। नए पदाधिकारियों पर जिम्मेवारी नियम कानून को लागू करने की होती है, निर्वाचित प्रतिनिधियों को समझाने की होती है, और इसमें तालमेल की कमी महसूस हो जाती है। कई बार विभाग का भी दबाव रहता है। विभाग को ये समझना चाहिए कि हमने बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में चैप्टर 6D शामिल करके सहकारी समितियां जो पैक्स, DCCB और SCB हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया है और कई मामलों में उनको स्वायत्ता दी है। तो एक समस्या सामंजस्य भी है। अनुभवी पदाधिकारी होते हैं तो कभी कभी सामंजस्य बैठा लेते हैं, हालांकि उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज जरूरत इस बात की है कि इस पूरे परिदृश्य पर हम विचार करें, और ताकि हमारे पदाधिकारियों को अनावश्यक दबाव का सामना नहीं करना पड़े, और जो सीमित संसाधन हैं उसमें हमारे पदाधिकारी अच्छे ढंग से काम कर सकें। अच्छे लोग सब जगह हैं, निदेशक परिषद में भी अच्छे लोग हैं, हमारे विभाग में भी अच्छे लोग हैं, हमारे पदाधिकारी भी अच्छे हैं, या पदाधिकारी के पद पर हों या फील्ड में हमारे BCO हों या ऑडिटर हों या कोई क्षेत्रीय कार्यालय फसल कार्यालय के कर्मी हों। अच्छे लोग बुरे लोग सभी जगह हैं। इसी तरह जो कोऑपरेटिव लीडरशिप है वहाँ भी अच्छे लोग हैं, वहाँ भी बुरे लोग हैं। तो ज़रूरत है कि एक तारतम्य बैठाए और जो संसाधन है उनके अनुरूप ही उपलब्धि हासिल करने का दबाव हो, तो यह भविष्य के लिए और ख़ासकर हमारे उन नौजवान अधिकारियों के लिए बेहतर होगा जो बहुत उम्मीद के साथ इस सेवा में आते हैं। आज इतना ही, मैं ही समाप्त करता हूँ। एक बार मैं फिर स्वर्गीय मणिभूषण कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।